अगर हम पाकिस्तान में क्या बाहर भी देखें, अपने इर्द गिर्द माहौल में देखें, तो जब हम कोई चीजें हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही होती तो रिएक्शन में गुस्सा आता है। वो तो गुस्सा बेसिकली है क्या? हर जगह पे गुस्सा है, सियासी गुस्से हैं, फैमिली में गुस्सा है, बाहर गुस्सा है। हम अगर घर से परेशान हैं तो बाहर लड़ लेते हैं। जैसे बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं बाहर, सियासत में बहुत ज्यादा लोग तो शोज में बैठ के एक दूसरे को पता नहीं क्या कुछ बोल रहे होते, तो वो किस चीज का गुस्सा होता है और असल में गुस्सा है क्या? इसको किस तरह से कम किया जाए? मैडम, एक ही सवाल में आपने 5-6 सवाल जी चलते हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट टेम्पर्डनेस की वजह से कि पाकिस्तान में लोग शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत होते हैं। जैसा आपने कहा कि वो मामूली बातों पर भड़क उठते हैं, मामूली बातों पर गुस्सा में आ जाते हैं और वो समझते हैं कि ये गुस्सा शायद इनकी शान है। हालांकि गुस्से में आना कमजोरी का एतराफ है कि आप अपने जज्बात के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, अपनी रद्दे अमल के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आदमी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कमजोर है, ना कि ताकतवर। इसी नंबर 1 पॉइंट समझने की जरूरत है कि जो लोग गुस्से में आके इससे फख्र महसूस करते हैं कि वो मैं बड़ा गुस्से वाला बंदा हूँ, तो दरअसल वो कमजोर आदमी है। नंबर 1। नंबर 2 कि पाकिस्तान में ये गुस्सा पूरी दुनिया की निस्बत ज्यादा क्यों पाया जाता है? इसमें बेशुमार अवामिल हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो हमारी मुआशी और सियासी इंस्टेबिलिटी है। ना आपकी सियासी सूरत स्टेबल है कि आदमी की फैसला कर सके, ना हमारी मुआशी सूरत स्टेबल है कि हम अपना बजट या अपनी चीजों को प्लान कर सकें। अब कल घर से कोई चीज लेकर गए थे, उसका रेट कुछ और था, आज लेने के लिए जाते हैं, आपका टोटल बजट डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो जो इनसिक्योरिटीज और इंस्टेबिलिटी है ये इंसान के टेम्परामेंट पर फर्क डालती है। फिर हम जैसे तो इस वक्त बात मीडिया पर ही रहे हैं, मगर मीडिया में भी जो ड्रामे दिखाए जाते हैं, जो लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, वो लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में शायद 0.05% लोगों को हासिल है, मगर बाकी 99.5% लोग समझते हैं कि यही वो आइडियल तर्ज जिंदगी है जो हमारा भी हक है, हमें मिलना चाहिए था। मगर पाकिस्तान में रहने की वजह से हमें नहीं मिल रहा। इस वजह से वो मजीद गुस्से में आ जाते हैं, खिलखिलाहट का शिकार हो जाते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों के ऊपर वो लोगों से उलझते हैं, अपने आप से लड़ते हैं, नौकरियों को लात मार के आ जाते हैं। रोजगार पहले ही नहीं है और वो लगा बंदा रोजगार भी छोड़ के आ जाते हैं और जो समझते हैं कि ये मेरे लिए बड़े कमाल की बात है कि मैं बड़ा गुस्से वाला आदमी, मेरे नौकरी की भी परवाह नहीं की। दरअसल ये बेवकूफाना फैसला है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि उनका राइट भी होता है, तो वो जब अपने हक पर खड़े होते हैं तो गुस्सा आता है कि उनको उनका हक नहीं मिल रहा, तो क्या यहाँ पर गुस्सा करना जायज नहीं है? गुस्से की किस्में देखें, मुसलमान या मोमिन जो है उसका गुस्सा, उसकी नफरत और उसकी मोहब्बत ये सब अल्लाह के लिए होती है। अगर आप हक के लिए खड़े हुए हैं तो हक के लिए खड़े होने का मतलब अपने हक को हासिल करना है, ना कि हक के रसूल को और मुश्किल बना देना है। एक चीज आपका हक है, आपका मेरिट है, आपको मिलनी चाहिए, किसी वजह से नहीं मिली, अब आप अपने एटीट्यूड के जरिए ये साबित कर देते हैं कि वाकई तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए। आपको चाहिए कि उसका सोल्यूशन ढूंढे कि किस वजह से ये मेरा हक, ये मेरा मेरिट मुझे नहीं मिला, फिर उसे हासिल करने के लिए आप स्ट्रेटेजी डेवलप करें। लेकिन होता ये है कि लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं कि वो फैसला करने वाला आदमी जिसने उन्हें उनका हक नहीं दिया होता, वो ये समझता है कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया, अगर मैं इस आदमी को इस पोस्ट पर तैनात कर देता, इसे मैं ये इनाम दे देता, इसे मैं ये जिम्मेदारी दे देता, इसका ये हक दे देता, ये तो अपने गुस्से से, अपने टेम्परामेंट से सारा कुछ तबाह कर देता। तो असल में तो वो आदमी गुस्सा होकर दूसरे आदमी को जस्टिफाई कर रहा होता है। जी अच्छा, मैंने आपका एक लेक्चर सुना था, उसमें आप बता रहे थे कि गुस्सा अच्छा भी होता है, फायदेमंद भी होता है, तो क्या एक बुरी चीज किसी टाइम फायदेमंद भी हो सकती है? इसके गुस्से की पहले तो 2 किस्में, एक मैंने हमारा गुस्सा, हमारी मोहब्बत ये दोनों अल्लाह के लिए होती है। तो जो अल्लाह के लिए गुस्सा भी होगा, नाराजगी भी होगी, वो फायदेमंद होगी। दिस इज नंबर 1। लेकिन एक्चुअली आप देखें कि वालिदैन अपने बच्चों से भी गुस्सा होते हैं, हाँ जी, नाराज होते हैं, उनके गुस्से का इजहार करते हैं। बॉसेस अपने एम्प्लॉइज या टीम वर्कर के साथ भी गुस्सा होते हैं और वो बातों का जरूरी होता है। लेकिन उसका अच्छा होना इस सूरत में होता है कि इसकी डेफिनेशन ये है कि आप इस काबिल हो कि गुस्सा हुए बगैर गुस्से का इजहार कर सकें। मतलब क्या कि दिल में गुस्सा ना हो, आप सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अपने टीम वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज को या अपने बच्चों को एक सबक दे सकें कि तुमने ये काम गलत किया है, मगर गुस्सा यहाँ पे ना पाला जाए।
यानी गुस्सा लफ्ज पे है, इजहार में है, दिल में गुस्सा नहीं है, ताकि आप इकट्ठे होकर काम कर सकें। अगर तो आपका गुस्सा इस नौइयत का है, तब ये गुस्सा आपकी टीम के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर यहाँ पर गुस्सा लेके आप उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, फिर आप अपना इदारा, अपना काम तबाह कर लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा गुस्से के कितने नुकसानात हो सकते हैं? जैसे कि मॉर्निंग शो है तो खास तौर पे खवातीन ये मॉर्निंग शो बहुत ज्यादा देखती हैं, तो उनके लिए कि जैसे गुस्सा करना एक तो हमारी हेल्थ पर भी असरअंदाज होता है, स्किन के लिए कितना खतरनाक है ये? मैडम जी जी, पहले तो खवातीन से गुस्सा दिलाया ना करें। ये गुस्सा नहीं दिलवाएंगी तो मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे। वजह क्या है कि ख्वातीन घर में बेशुमार मसाइल का सामना करती हैं, हस्बैंड पूरा दिन बाहर के मसाइल का सामना करता है। अब जब हस्बैंड घर आता है तो घर की ख्वातीन की ख्वाहिश होती है कि तमाम पर मसाइल फौरी तौर पर बता दिए जाएं। आदमी बाहर से स्ट्रेस में, टेंशन में आया होता है, मजीद स्ट्रेस और टेंशन उसके ऊपर लाद दी जाती है। हर चीज का इजहार करने का, इसे पेश करने का एक खास अंदाज और एक खास तरीका होता है, और एंगर मैनेजमेंट में और इस तरह की रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ये चीजें सिखाई दी जाती हैं। दूसरे तौर का हिस्सा आपका ये था कि ये आपके ऊपर कितना असरअंदाज होता है, स्किन पर कितना असरअंदाज होता है, आपके बाल कैसे झड़ने लग जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं। देखें तो गुस्सा आता है, आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता है, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता है, आपकी हार्ट में डिस्टर्ब होती है, लोगों की दिमाग की शरियाने तक फट गई। आपको सिर्फ स्किन की बात कर रही है, बाल झड़ने की बात कर रही है। मैं कहता हूँ लोगों की डेथ हो जाती है गुस्से की एक्सेसिव उसके गलबे की वजह से। आप देखें, आप कचहरी चले गए, जेलों में चले गए, लोगों ने गुस्से की वजह से कत्ल कर दिए। आपने ऐसे मोहब्बत करने वाले जोड़े देखे जिन्होंने गुस्से की वजह से मुंह से 3 लफ्ज बोल दिए तलाक के, उसके बाद सारी जिंदगी पछताते रहे कि मैंने गुस्से में तलाक दे दी थी, हल निकाले। आदमी पूछे तो तलाक हमेशा गुस्से में दी जाती है। कभी आपने किसी से सुना कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने मोहब्बत में तलाक दे दी? तो गुस्से में तलाक दी थी ना, इसका नतीजा सारी जिंदगी आपको भरना पड़ता है। ताल्लुकात आपके खराब, रिश्ते आपके खिलाफ, जिंदगी आपकी खराब। सिर्फ अपने उस वक्त की जज्बे को कंट्रोल करने की सूरत में आप अपनी और अपने आसपास में रहने वाले बेशुमार लोगों की जिंदगियों में रंग भर सकते हैं, फूल ला सकते हैं, और दूसरी तरफ वाइस वर्सा हो जाएगा इसका। जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ज़्यादा गुस्सा एक बहुत लम्हा उस टाइम होता है कि हम गुस्से में अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, तो हमें समझ नहीं होता आ रहा होता कि हम मुंह से बोल क्या रहे हैं। असल में इंसान उस टाइम अपनी सेंसेस में नहीं होता, चाहे बीवी से जितना मर्जी प्यार करता हो, लेकिन वो गुस्से में तलाक भी दे देता है। लेकिन जैसे कई बाज़ औक़ात गुस्सा अच्छा भी होता है जब वालिदैन अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं, किसी चीज़ उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाने के लिए थोड़ा बहुत गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी अल्फाज का चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है, और दिल में गुस्सा नहीं होना चाहिए, सिर्फ जुबान पर होना चाहिए, ताकि अगले बंदे को आपकी बात समझ आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा गुस्सा जो है ये एक रवैया है या ये एक बीमारी है, जहनी बीमारी है, या ये वैसे ही जीन्स में होता है? देखिए, गुस्सा आपके जीन्स में होता है। मेरे अब्बा जी भी बड़े गुस्से में थे, मेरे चाचा भी गुस्से वाले थे, मेरा भाई भी गुस्से वाला, मैं भी गुस्से वाला हूँ, हमारे जीन्स में है। या आप ये कहते हैं कि ये बीमारी है, तो दरअसल ये उससे जान छुड़ाने का, उसकी हकीकत का इदराक ना करने का मुतरादिफ है। क्या आपने कहा मेरा तो कोई कसूर नहीं, मेरे जीन्स में है, अब आप ठीक भी नहीं कर सकते, आप कहते हैं ये बीमारी है, आपने सारा इल्जाम बीमारी पे डाल दिया। ये एक ज़हनी रवैया है। रवैये सीखे जाते हैं, और रवैये जो सीखे गए रवैये हैं उन्हें बदला भी जा सकता है। आप अपने आसपास देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में वालिदैन ने क्या किया, दोस्तों ने क्या किया, साथीदार ने क्या किया, ऑफिस वालों ने क्या किया, फिर आप भी वैसा रिएक्ट करने लगते हैं। ये लर्न बिहेवियर है। लेकिन हम इंसानों में ये क्वालिटी है कि हम अच्छे रवैये भी सीख सकते हैं, बुरे रवैये भी सीख सकते हैं। जिंदगी मेरी है, जिंदगी आपकी है, तो हम अच्छे रवैये सीखेंगे तो अच्छी जिंदगी जिएंगे। आई थिंक हमें अपनी जिंदगी माशरती बुरे रवैयों के हवाले नहीं करनी चाहिए। अगर माशरती रवैयों की वजह से हमारे रवैये खराब हो रहे हैं, इसे वाइस वर्सा देखें कि हमारे अच्छे रवैये की वजह से हमारे आसपास के लोगों के रवैये अच्छे भी तो हो सकते हैं। तो हमें लीड करना चाहिए, हमें अपने और लोगों के रवैयों को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए। ये ऑन करना चाहिए कि गुस्सा, डिप्रेशन, टेंशन ये ज़हनी रवैये हैं, इन रवैयों को बदल के जिंदगी को खुशगवार बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल सही जवाब के ये आप हम ऐसे कह देते हैं कि गुस्सा एक बीमारी है, या फिर ये हमारी जीन्स में है, या हमारे खानदानी जैसे कुछ लोग, जैसे कुछ कास्ट ऐसी होती है ना, हम कहते हैं गुज्जर है, गुज्जरों पे बहुत गुस्सा होता है, या राजपूत है, जट है, तो वो लोग ये कास्ट पे भी ब्लेम डाल देते हैं।
जी जी। अच्छा, गुस्सा बीमारी नहीं है, मगर गुस्से की वजह से जन्म लेती है, ये बात को समझिएगा। गुस्सा एक सेल्फ बीमारी नहीं है, एक ज़हनी रवैया है, मगर इस ज़हनी रवैये की वजह से बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसमें आपके जिस्मानी मसाइल भी हैं और ज़हनी मसाइल भी हैं। तो लिहाजा गुस्से को कंट्रोल करना बेशुमार बुराइयों की और बेशुमार बीमारियों की रोकथाम में मुआविन साबित होता है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि सिर्फ पाकिस्तान में ही बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जाता है, बाहर भी देखा जाए, बाहर के मुल्कों में एंगर मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं बाकायदा तौर पर। इस गुस्से से बचने के लिए इसको इतना सीरियस लिया जाता है कि ये एक बहुत एक खतरा है मुल्क के लिए, कौम के लिए, एक फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, हर एक एवरेज सिंगल पर्सन के लिए ये खतरा है। और कोई भी शख्स गुस्सा करेगा तो उसको उसके अपने ऊपर ही उसके सर्कमस्टांसेस उसके नजर आएंगे, अपने ऊपर ही उसके जो भी रिएक्शन, जैसे बीमारी हो गई, जैसे आपने कहा गुस्से से बीमार हो जाता है बंदा, या स्किन खराब हो जाती है लड़कियों की, खास तौर पर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बीमारियां और फिजिकल बीमारियां काफी ज्यादा आने लग जाती है। तो बाहर के मुल्कों में इससे बचने के लिए एंगर मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, पाकिस्तान में ये क्यों नहीं है? मैडम, पाकिस्तान में भी एंगर मैनेजमेंट पढ़ने मुल्क ही होते हैं। सवाल ये है कि हम वो सीखना चाहते हैं कि नहीं। सवाल हम सीखना चाहते हैं कि नहीं। देखिए, कुछ चीजें हम समझते हैं कि ये हमारे खानदान की जिम्मेदारी है, कुछ चीजें हम समझते हैं कि ये हमारी सोसाइटी की, स्टेट की जिम्मेदारी है। अच्छी सेहत प्रोवाइड करना, अच्छी तालीम फराहम करना, जिसका आप एंगर मैनेजमेंट की बात कर रही है, इस तरह के लाइफ में मिलकर बदलाव लाने वाले कोर्सेज, वर्कशॉप हम तक पहुंचाना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जिंदगी मेरी है या स्टेट की? जिंदगी तो मेरी है। अगर स्टेट या हमारे तालीमी इदारे या हमारा फैमिली निजाम किसी वजह से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, तो मैं उनकी वजह से अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? अगर मुझे स्टेट या तालीमी इदारों की वजह से एंगर मैनेजमेंट कोर्सेज या गोल सेटिंग के कोर्सेज जैसे दूसरे कोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, तो मैं खुद क्यों नहीं सीखता? किताबें अवेलेबल हैं, इस वक्त जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं वहाँ हर तरह के कोर्सेज दस्तयाब हैं। अगर मैं सीखना चाहता हूँ तो मेरे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, किसी न किसी सोशल मीडिया पे, किताब की शक्ल में, फिजिकल वर्कशॉप की शक्ल में। तो हमें अपनी जिंदगी का चार्ट खुद लेना चाहिए। हमारे अंदर जो जो कमियां हैं, खामियां हैं, उन कमियों और खामियों को दूर करने के लिए हमें राइट प्लेटफॉर्म ढूंढने चाहिए, राइट उस्ताद, राइट मेंटोर, राइट बुक्स तलाश करनी चाहिए और फिर उनसे इस्तेफादा हासिल करते हुए अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहिए। अगर मुझे या आपको एंगर मैनेजमेंट का कोर्स नहीं मिला, तो क्या ये जरूरी है कि मेरे और आपके बच्चों को भी ना मिले? चले मैं और आप सीखते हैं ताकि मेरे बच्चे या आपके बच्चे वो तो इस मसले का शिकार ना हो। यही मेरा आपके व्यूअर्स को पैगाम है कि आइए, आज से पहले जो हुआ उस पर पानी डालते हैं, नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। आज से अपने आप को, अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि मेरी और आपकी खानदानी जिंदगी में बेहतर बदलाव आए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात की आपने कि आज से हम अगर स्टार्ट करें, अगर हमें नहीं मिला या हमको नहीं मिला तो हमारे बच्चों को जरूर मिलना चाहिए कि किस तरह से गुस्से से बचा जा सकता है और किस तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि बच्चे, जैसे बड़ों को तो बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, टेंशन होती है, किसी को जॉब का मसला होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी जितनी भी जद्दोजहद हो रही है पूरे मुल्क में, और महंगाई इतनी है, और कारोबार का मसला, फैमिली के इश्यूज, तो वो सारे तो बड़ों के अंदर होते हैं ना। लेकिन बच्चे किस वजह से गुस्सा करें? आजकल बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन शो कर रहे हैं। बच्चों के अपने मसाइल हैं। कभी बच्चा बन के तो सोचिए कि पहले 10 रुपए का चिप्स का जो पैकेट आता था, आज जो पैकेट कितने का आता है, चिप्स कितने निकलते हैं, मिसाइल है। फिर जो एजुकेशन है, एजुकेशन ने इतना ज्यादा बच्चों को दबा दिया है, उन्हें डिप्रेस कर दिया है, इतना ज्यादा दबाव डाल दिया। वालिदैन ने इतनी ज्यादा तवक्कुआत बच्चों के साथ रख ली कि बच्चों को रोबोट बनाने का अमल शुरू हो गया कि सुबह से लेकर रात तक एक रोबोट की तरह, मशीन की तरह या कोल्लू के बैल की तरह एक खास दायरे में हरकत करते रहो, तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। ग्राउंड हमारे उजड़ गए। बच्चे अपना आप कहाँ एक्सपोज करें, कहाँ एक्सप्लोर करें, और अपने अंदर की सलाहियतों को कैसे पहचाने? वो कब तक घर में बैठे रहें, कब तक मोबाइल की स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन को देखकर अपना वक्त पास करेंगे? तो हमें बच्चों को भी उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक वो तमाम मौके फराहम करने चाहिए जहाँ वो अपनी ग्रूमिंग कर सकें और एक बेहतर पाकिस्तानी, बेहतर मुसलमान, बेहतर शहरी बन सकें।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बच्चों को भी माली मसाइल है, लेकिन वो तो फिर भी 10-12 होते हैं। जो 5-6 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे होते हैं, उनको तो नहीं पता कि ये चीज कितने की आ रही है। उनको तो बाबा नहीं दिला के देना है, चाहे खिलौना हो चाहे कोई खाने वाली चीज। मैडम जो घर का माहौल है, घर का माहौल वो बच्चों पर असरअंदाज होता है। आपको 5 साल के बच्चे की बात, के बच्चे की बात करता हूँ, आप किसी ऐसे घर में जाएं जिनमें 5 महीने का बच्चा है, उस बच्चे को घूर कर देखें, गुस्से से देखें। आप देखिएगा कि सिर्फ चंद सेकंड में वो बच्चा रोने लग जाएगा। आप उस बच्चे को स्माइल दें, बच्चा मुस्कुराने लग जाएगा। अब जब घर में टेंशन है, घर में माँ परेशान है, बाप परेशान है, चचा ताया दादा, घर में जो भी लोग हैं वो परेशान है, परेशानी उनके चेहरों से अया है, वो सबके सब आपस में डिस्कशन करते हैं, वो परेशानी वाली होती है। शौहर ऊंची आवाज में बोलता है, जब बेगम ऊंची आवाज में बोलती है, वो तमाम के तमाम अवामिल एक छोटे से मासूम चंद माह के बच्चे पर भी असरअंदाज होते हैं। और बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा अच्छी या बुरी घर के माहौल की वजह से हो रही होती है। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छे शहरी के तौर पर परवान चढ़े, तो हमें अच्छा माहौल देने के पाबंद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक जाहिर सी बात है, गुस्से पे इतनी ज्यादा डिबेट हो गई है, तो इससे बचने के लिए क्या जरूरी है? कोई मशक करनी चाहिए या फिर कोई मेडिकेशन है इससे बचने के लिए? कोई किसी डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसर्न करना चाहिए, क्योंकि ये जहनी बीमारी है। मैडम इसके कई तरीके सूट करता है, वो कर सकता है। 2 चीजें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जो हमारे व्यूअर्स उसे फॉलो करें, यकीनी तौर पर गुस्से और उसके आने वाले नुकसान से वो बच सकते हैं। 2 या 3 जितने इस वक्त में पॉसिबल हुए। सबसे पहले तो एक फिक्रा समझिएगा, चेंज योर फिजियोलॉजी एंड चेंज योर साइकोलॉजी। अगर आप अपनी जिस्मानी पोजीशन को चेंज करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब रवायत में उसके बारे में उनका हदायतनामा है कि अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, बैठे हो तो पानी का गिलास पी लो, क्योंकि पानी भी जो है वो आग को ठंडा करता है और गुस्सा आग है। अच्छा, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। ये सब क्या है? चेंज योर फिजियोलॉजी। जिस बॉडी पोस्चर में आप खड़े हैं, उस बॉडी पोस्चर के साथ आपकी वो खास तरह की कैफियत उस वक्त लिंक है। अगर आप अपनी बॉडी पोस्चर को चेंज करेंगे, अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करेंगे, तो लामहला आपकी ज़हनी कैफियत भी चेंज होगी। इसलिए जब कभी भी आप गुस्से में हो तो सबसे पहला स्टेप तो ये कीजिए कि चेंज योर फिजियोलॉजी। अपनी जगह चेंज कर लें। बैठे हुए हैं तो कुर्सी बदल लें, अपनी खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, मुमकिन तो टांगे फैला लें, 2-3 लंबे लंबे सांस लें। ये तमाम चीजें आपके इमोशंस को आपके कंट्रोल में लाने के लिए आपको हेल्प आउट करती है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, गुस्से में कोई फैसला मत करें। इसके लिए टाइम आउट की तकनीक इस्तेमाल की जाती है। जब भी कोई ऐसा फैसला हो जो आप गुस्से में करना चाहते हो, जैसे मैंने पहले रिश्तों के टूटने की बात की, दोस्त अहबाब के बिजनेस पार्टनरशिप के टूटने की बात की, लोगों की नौकरियां छोड़ने की बात की, क्या गुस्से में ये फैसला करना चाहते हैं, तो सिर्फ 24 घंटे का अगर आप गैप देते हैं तो 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। टाइम डिले, टाइम आउट, कि जो फैसला आप गुस्से में आज करना चाहते हैं एक असूल बना लें कि वो फैसला आपने आज नहीं कल करना है। इसका नतीजा ये होगा कि 24 घंटे में एक तो आपको खुद पर कंट्रोल आ जाएगा, दूसरा आपको उस फैसले के जो माँ-बाप असरात हैं उन्हें जांचने का वक्त मिल जाएगा, और फिर आप एक इंटेलिजेंट डिसीजन कर सकेंगे, और वो डिसीजन यकीनी तौर पर आपके लिए भी और दूसरी पार्टी के लिए भी बेनिफिशियल होगा। आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, ना कि रद्द अमल की जानिब जो आपको नुकसान की तरफ ले जाएगा। ये नंबर 2 है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं एक ट्रिक और बता देता हूँ। जी ओके, तीसरा जो है, हर चीज का खास प्रोसेस होता है। अगर ये बड़ा अहम तरीका है, बहुत ही अहम तरीका है, इसे समझिएगा जरा। हर चीज का खास प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस को, उस पैटर्न को ब्रेक कर दें तो नतीजा नहीं निकल सकता। मिसाल देता हूँ, हम चाय बनाते हैं। मैडम, आपको चाय बनानी आती है? जी आती है। वेरी गुड, कमाल हो गया। अच्छा, जब आप चाय बनाते हैं तो चाय की एक खास रेसिपी है। चूल्हा होना चाहिए, आग होनी चाहिए, पत्तन होना चाहिए, दूध, पानी, पत्ती, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं चाय के। जब तक ये इंग्रेडिएंट्स, ये खास रेसिपी पूरी नहीं होगी तो चाय तो नहीं बन सकेगी ना। अब फॉर एग्जांपल आपके पास सारा कुछ है, आप आग ना जलाएं, चाय तो नहीं बनेगी। आपके पास सारा कुछ है, आग, दूध, पत्ती, सारा कुछ है, लेकिन आप पत्ती नहीं डालते बीच में, चाय फिर भी नहीं बनेगी। आप दूध नहीं डालते, फिर भी आपकी जो चाय बना रही है वो नहीं बनेगी। इसी तरह गुस्से की भी एक खास तरह की रेसिपी है। आपको अपने आप को खुद रीड आउट करना पड़ेगा। हर आदमी की मुख्तलिफ है। मसलन मुझे एक दफा ज्यादा गुस्सा आने लगे छोटी छोटी बातों पे, मैंने सोचा कि मुझे गुस्सा कैसे आता है।
अब जब मैंने अपने आप को रीड किया, मुझे पता चला कि जब मुझे गुस्सा आता है तो पहले मेरा सांस तेज होता है, फिर मेरा दिल तेज धड़कने लगता है, फिर मुझे यहाँ पर होंठों के ऊपर पसीना आता है, फिर मैं अपने ऐसे करके ना मुट्ठियां बंद करता हूँ, मुझे फिस्ट चेंज करता हूँ मैं अपनी, फिर मैं अपने दांत ना ऐसे करके पीसता हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा होता है दूसरे बंदे के ऊपर, फिर मेरी आवाज बुलंद होती है और उसके बाद मामला खराब हो जाता है। अब मैंने सारे प्रोसेस को लिखा कि मेरे गुस्से का स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है। अब मैंने सोचा कि इसमें से किस प्रोसेस को, किस एक स्टेप को मैं निकाल दूं जो सबसे आसान है। तो मुझे पता लगा कि सबसे आसान ये है कि मैं मुट्ठियां ना भींचा करूं अपनी, कि फिस्ट ना बनाया करूं। अब मैंने तय कर लिया कि जैसी भी गुफ्तगू हो, जो भी हालात हो, मैं अपनी फिस्ट नहीं बंद करूंगा। और यकीन मानिए कि जब मुझे गुस्सा आता था, जब भी बैड सिचुएशन ऐसी आती थी जिसमें गुस्सा आम हालात में आता था, तो सारे काम हो रहे हैं, मगर जब तक मैं फिस्ट बंद नहीं करता था, नेक्स्ट प्रोसेस पर मेरा गुस्सा नहीं जाता था। आपने कई लोगों को देखा होगा, लड़ने से पहले वो ऐसे कहते हैं ना, टफ टांगते हैं, मैं देख लेता हूँ तुम्हें जी। अब ये टफ टांगना, ये बाजू चढ़ाना उनके इस प्रोसेस का हिस्सा है। अगर वो बाजू चढ़ाना बंद कर दें, टफ को होल्ड करना बंद कर दें, 100% गारंटी है कि इससे अगले स्टेप पर वो नहीं जा सकेंगे, क्योंकि अगले स्टेप पर जाने से पहले पहला स्टेप पूरा करना पड़ता है। हाँ जी। अब हर आदमी का ये प्रोसेस डिफरेंट होगा। हमारे तमाम व्यूअर्स को तसल्ली से 2, 3, 4 घंटे लगा के अपने गुस्से के प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना होगा। इसके बाद इसमें से जो सबसे आसान तरीन स्टेप है, जिसे वो बड़ी आसानी से माइनस कर सकते हैं, उस स्टेप को माइनस कर लें, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप गुस्से की उस स्टेज पर नहीं जा सकेंगे। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि गुस्से के जो है वो स्टेप्स होते हैं। अगर आप पहला स्टेप अपना नोट कर लें, उसको काबू में कर लें, कि आप पहला स्टेप अगर नहीं करते, वहीं पर रुक जाते हैं, तो आप अगले स्टेप पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन डॉक्टर साहब, अब ये एक बात ही और है, अगर हम अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर हम अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालें बाहर, क्योंकि लोग इतना परेशान हैं हालात की वजह से, तो उसको किस तरह से बाहर निकाला जाए गुस्से से? एकदम ना, जब गुस्सा हम कर लेते हैं ना, उसके बाद 1-2 सेकंड के लिए हम रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छा फील करने लग जाते हैं कि चलो भाई, हमने अपनी परेशानी किसी और को दे दी। मैडम, लेकिन उसके 1-2 सेकंड के रिलैक्स के बाद सारी जिंदगी खराब तो नहीं हो जाती है? आपको किसी घर में मसला था, किसी के साथ आपने अपना गुस्सा निकल दिया, उससे कहा ना तुमसे नफरत करती है, तुम तो है ही ऐसे, तुम्हारी नस्ल ही ऐसी है, पता नहीं क्या क्या हम फारग हो गए उसे, तो मैंने अपने आप को कूल डाउन कर लिया, और जो 2, 4, 5 सेकंड के लिए क्या 2 घंटे के लिए आपने अच्छा फील कर लिया। मगर जिस आदमी पर आपने अपना गुस्सा, अपना गार्बेज उंडेला है, क्या आपके ख्याल में अब वो पुरसकून है और वो अपना बदला लेगा? और कैसे लेगा? बात और बढ़ेगी, फिर जवाब में आप दोबारा से करेंगी, फिर वो जवाब में दोबारा से करेगा। तो यूं किसी के ऊपर अपना गार्बेज उंडेल देना मसले का हल नहीं होता। उसका सॉल्यूशन निकालना, उस गुस्से को पॉजिटिव साइड से हम क्यों ना इस्तेमाल करें कि अगर मुझे शरीर गुस्सा है, ये मामला ऐसे नहीं होने चाहिए। अब इसका हल क्या है? मिसाल देता हूँ मैं आपको। अभी जब आपके साथ मेरा प्रोग्राम शुरू होने लगा था, तो हमारा वाईफाई जो है वो काम नहीं कर रहा था सही। अब मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपको टाइम दिया हुआ है, इस वक्त वाईफाई काम नहीं कर रहा, तो क्या किया जाए? अब इस मौके पर क्या मैं अपने स्टाफ के साथ या आपके साथ पूछना चिल्लाना शुरू कर दूं कि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा? ये इसका हल है? या मैं चीज को राइट डाउन कर लूं कि मुझे इसके मुतबादल निजाम भी पैदा करना चाहिए, ताकि आइंदा किसी प्रोग्राम में ऐसा मसला ना हो? मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए ना। घर में झगड़ा हो रहा है, एक आदमी का बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, आप शाउट करके चीज के अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। क्या ये बेहतर है क्या ठंडे होकर बैठ के उसके स्टेप्स निकाले जाएं, उस आदमी से बात की जाए कि तुमने किस किस तरीके से बिहेव किया घर में या हमारे इदारे, उसकी वजह से ये ख्याल है? अगर हम मिलकर इसका सोल्यूशन निकाल दें और आइंदा से ऐसा ना हो तो कैसा रहेगा? अब आप मुझे बताइए कौन सा हल बेहतर है? जी, बिल्कुल सेकंड वाला हल ही बेहतर है कि गुस्से को सोल्व करें। जो भी मसला है, जो भी परेशानी है, किसी पर गुस्सा है तो उससे बात करें।